नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दुनिया के 38 देशों में फैल चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी तेजी के साथ पैर पसारने लगा है। ये कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 4 दिनों में ही भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और 6 दिसंबर तक इस वेरिएंट के 21 मरीज मिल चुके हैं। रविवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 नए मरीज मिले, जबकि राजस्थान के जयपुर में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट राजधानी दिल्ली समेत 5 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 9 मरीज राजस्थान में, 8 मरीज महाराष्ट्र में और 2 कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात में एक एक ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए। अभी तक जितने भी मरीज मिल चुके हैं वो या तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके लौटे थे या फिर हाई रिस्क देशों से यात्रा करके लौट रहे थे, उन लोगों के संपर्क में आए थे। अभी भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि कई संदिग्धों की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, तो वहीं उसी दिन 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इनमें से एक 66 साल के बुजुर्ग थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए भारत पहुंचे थे, और दूसरे मरीज की उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्होंने ना तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी और ना ही वहां से लौटे किसी व्यक्ति के वो संपर्क में आए थे। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और केस सामने आए और एक केस गुजरात में आया और दूसरा केस महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे 72 साल के बुजुर्ग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। उनके संपर्क में आए 10 और लोगों के भी सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। और इसी दिन महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी केपटाउन से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। रविवार को एक ही दिन में 17 नए केस सामने आए और जयपुर में 9 लोग भी ओमिक्रॉन से ही संक्रमित मिले। इनमें से 4 लोग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और बाकी के 5 इनके संपर्क में आए थे। दिल्ली में भी तंजानिया से लौटे एक शख्स संक्रमित पाए गए और महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ में 6 और पुणे में 1 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ। और इसी बीच देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के साथ साथ मौसम ने भी मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चल रही ठंडी हवाएं, इससे अब मौसम तेजी के साथ करवट ले रहा है और ठंड अब तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी मौसम अब तेजी के साथ करवट ले रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में रविवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही ठंड का एहसास भी बना रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में भी दिल्ली, एनसीआर, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही इस हफ्ते से तापमान में लगातार कमी भी दर्ज की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद मेरठ में वाहन चोरी के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी बैंक चोरों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयास में जुटा है, तो वहीं ताजा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन का है, जहां पीड़ित शोएब ने बताया कि देर रात जब वो अपने घर आना गार्डन पहुंचा तो उसने अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी कर दी थी और जब सुबह उठकर देखा तो उसकी स्कूटी वहां पर नहीं मिली। जहां काफी तलाशने के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं लग पाया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर पीड़ित युवक ने ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। जहां फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताते चले कि ये पूरा मामला एरा गार्डन से सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने रात में घर के बाहर स्कूटी पार्क की, लेकिन सुबह उठने पर उसे वहां स्कूटी नहीं मिली। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल शख्स ने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि लगातार वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं इलाके में बढ़ने लगी हैं और
पुलिस की यहाँ पर जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। और वहीं आपसी रिश्तों को नई ऊर्जा देने के इरादे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच AK-203 राइफलों के भारत में निर्माण समेत 5 अहम क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें से ऊर्जा समेत समुद्री परिवहन को सुगम बनाने संबंधी क्षेत्र शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की 2 साल बाद आमने सामने की यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले नवंबर 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन ने विदेशी राजदूतों से परिचय प्राप्त करने के समारोह में कहा था कि वो PM नरेंद्र मोदी के साथ रूस और भारत की आपसी विशेष संबंधों को और व्यापक पैमाने पर विकसित करने की पहल कर उन पर चर्चा का इरादा रखते हैं। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों को लाभ पहुंचाती है। द्विपक्षीय व्यापार में हुई है, ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, अंतरिक्ष और कोरोना वायरस वैक्सीन और दवाओं के उत्पादन में इस सभी संबंध में सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं। आपको बता दें, रूस और भारत के बीच जो है रिश्ते, उनकी मजबूती को लेकर काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। और 2 साल बाद करीब जो पुतिन हैं और PM मोदी हैं, उन दोनों की मुलाकात ये होने वाली है व्यक्तिगत रूप से। हालांकि इससे पहले 2019 में व्यक्तिगत रूप से इन दोनों की मुलाकात हुई थी और अब 2 वर्ष बाद आज मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी है और कई अहम प्रस्ताव और फैसले यहां पर लिए जाने हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्तों को एक नई ऊर्जा, एक नई गति मिल सकती है इस मुलाकात के बाद। आपको बता दें, कई अहम प्रस्ताव और कई अहम जो फैसले हैं वो इस बैठक के बाद लिए जाएंगे और खास तौर पर आपको बता दें, रिश्तों को जो रूस और भारत के बीच है उन्हें नई दिशा मिल सकती है। और बताते चलें कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत बने हुए हैं। बुलंदशहर में रालोद नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस को उनके काफिले पर कार सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। गोली मारकर हाजी यूनुस को उनके समर्थक की हत्या कर दी गई, जबकि 4 समर्थकों को गोली लगने से घायल हो गए। वो घायलों को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, साथ ही समर्थकों का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। हाजी यूनुस के अपने ही जेल में बंद भतीजे पर हमला कराने का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 दिन पहले ही आपको बता दें कि बसपा छोड़ रालोद का दामन थामने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर आज दोपहर बाद समय कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जब वो भाईपुरा में एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद मिर्जापुर की तरफ से बुलंदशहर लौट रहे थे। हमलावर फायरिंग करने के बाद ही फरार हो गए, जबकि ताबड़तोड़ फायरिंग में हाजी यूनुस के 4 समर्थक गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कई वाहनों में सवार समर्थकों ने गोली लगने से घायल हुए हाजी यूनुस को और उनके समर्थकों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें गंभीर हालत के चलते हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वारदात की जानकारी शहर में आग की तरह फैल गई और आज भी उनके समर्थक जिला अस्पताल में एकत्र होने लगे हैं। बता दें कि हाजी जो यूनुस हैं वो हाल ही में उन्होंने पार्टी से
दूसरी पार्टी का दामन जो है वो थामा है और इस दौरान ही उनके समर्थकों पर इस तरीके से जानलेवा हमला हो जाता है। और ऐसे में बुलंदशहर में आरएलडी नेता के काफिले पर यह हमला होना काफी बड़ा अपने आप में घटना है, जिसके बाद अब कार्रवाई जारी है। साथ ही आपको बता दें करीब 50 राउंड गोलियां चलाई गई और इसके साथ ही इलाके में दहशत का माहौल है। कार सवार बाकी जो अन्य वहां पर लोग मौजूद थे उनकी मदद की वजह से घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद से ही अस्पताल के बाहर जो आरएलडी समर्थक हैं उनका हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो समर्थकों की तरफ से उठाई जा रही है। हालांकि जो घायल समर्थक हैं उनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 50 राउंड गोलियां चलाई गई आपको बता दें और लगातार अस्पताल के बाहर आरएलडी समर्थकों का हुजूम है और लगातार अभी भी जो समर्थक हैं वो पहुंच रहे हैं और आरएलडी नेता हाजी यूनुस के हाथ में भी गोली लग गई। इस दौरान आपको बता दें ताबड़तोड़ फायरिंग का यह मामला दिन दहाड़े सामने आया है। पूरी घटना में एक शख्स की मौत हो गई है जो कि आरएलडी समर्थक बताया जा रहा है। बुलंदशहर में आरएलडी के नेता के काफिले पर हमला हो गया दिन दहाड़े, जिसमें आरएलडी के कई समर्थक घायल हो गए जबकि एक की मौत हो गई है। फिलहाल अस्पताल के बाहर जो है हुजूम उमड़ चुका है समर्थकों का और आरएलडी समर्थक लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और विभागीय जांच की भी मांग उठाई जा रही है। तो वहीं मुकेश हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे संवाददाता, वो हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चलिए उन्हीं से जायजा लेते हैं कि इस वक्त क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक सामने आई है। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से समर्थकों का हुजूम अस्पताल के बाहर इकट्ठा होते हुए दिख रहा है, तो वहां पर क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लगातार कायस लगा रहे हैं कि स्थिति जिस तरह से गंभीर बनी हुई है तो कोई किसी तरह की अनहोनी घटना ना घटे। जैसे ही जब आपको पता चले पूरी घटनाक्रम यह है कि 2 दिन पहले ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस बसपा का छोड़ आरएलडी में शामिल हुए थे और गत दिवस एक वलीमे में से शादी कार्यक्रम में से घर वापस लौटे। उस समय लगभग काफी इनकी गाड़ियों पर हमला हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें हाजी यूनुस के भी कई गोलियां लगी हैं। मुकेश, जिस तरीके से घटना दिन दहाड़े इसको अंजाम दिया गया, क्या कोई चश्मदीद गवाह अब तक सामने आ पाया? किसी ने देखा कि गोली किसने चलाई? हमलावरों के चेहरे कोई पहचान पाया क्या? जी नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में इस तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया। इसमें कहा होगा हाँ घटनाक्रम, लेकिन यही कायस लगाए जा रहे हैं जो पूर्व हाजी यूनुस जो ब्लॉक प्रमुख है उनका भतीजा अनस जो जेल में है उसने ये हमला कराया है। काफी पुरानी रंजिश चल रही है क्योंकि पता चले कि पहले भी हाजी यूनुस का जो भतीजा अनस है उसने अपने पिता हाजी अली में जो काफी कद्दावर और दबंग बुलंदशहर सदर विधायक रहे थे उनका भी मर्डर हाजी अनस ने किया था। उसके बाद जो हाजी अलीम के इस मामले की पैरवी कर रहे थे, उसके बाद से ही अनस इनके खून का प्यासा हो रहा। पुरानी रंजिश काफी समय से बताई जा रही है। अपनी माँ का भी मर्डर जो प्राप्त जानकारी हो रही है, अभी माता का भी मर्डर इस अनस ने किया था जो जेल में बंद है और जेल में रहने के बावजूद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आज उनके आवास पर काफी लोगों का जमवाड़ा लगा हुआ है। लगातार शासन प्रशासन गतिविधि बनाए हुए। पर अगर मुकेश ये वाकई में ऐसा हुआ है जिस तरह से आरोप सामने आया तो काफी बड़ी खबर है ये, और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया अब तक? कोई सफाई पेश की गई? पुलिस से अभी यही कहा जा रहा है कि बड़े पुलिस अधीक्षक द्वारा एक वाइट जारी की गई थी जिसमें बताया गया कि जो जेल में अनस है उसके द्वारा ये घटना कराई गई है। राजी का अनस पर आरोप लगा है और मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं मेरठ जोन महानिरीक्षक ने भी इसका निरीक्षण किया था। उनका भी यही कहना है कि सारे अनस की ओर हैं, लेकिन जांच चल रही है। जैसे ही जांच में साक्ष्य साफ स्पष्ट हो पाएगा कि किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जनपद में काफी चर्चित हत्याकांड बन चुका है जिसमें एक प्रधान की भी मौत हो चुकी है। पूर्व प्रधान जो काफी हाजी यूनुस का काफी कट्टर समर्थक था, जिनके साथ था, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई थी इलाज के दौरान। काफी बड़ा मामला यह मुद्दा बन गया है। जी मुकेश, आपसे अब जानना चाहेंगे जो गंभीर समर्थक हैं अब उनकी क्या हालत है? उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया था। जी
कई लोग जो लगभग बताया 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लगभग आंकड़ा बताया जा रहा है, और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया है उन्हें बुलंदशहर के बाद। अब देखने वाली बात होगी अब वहां से क्या सूचना मिल पाई, अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और जी हाजी यूनुस का भी यही कहना है, जो उन्होंने बयान जारी किया था, कि वो भी अपने कहीं ना कहीं उनका सारा भी अपनी भतीजा अनस की ओर है कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और वहीं दूसरी ओर जब पुलिस ने अपना बयान जारी किया है, एसएसपी महोदय ने कहा था कि अनस की ओर सारे जो इनके आरोप अनस की ओर जाता है, लेकिन जांच के बाद ही यह कह पाएंगे कि यह घटनाक्रम अनस के द्वारा कराया गया या किसी अन्य लोग। मुकेश, कितने लोग जो कुल मिलाकर हैं घायल हुए हैं इस पूरी घटना में? 4 से 5 लोगों की जो जानकारी प्राप्त है, 4 से 5 लोगों की गंभीर रूप से घायल है। वैसे कई घायल हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल होने की संभावना जताई जा रही है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोग इस पूरे मामले में घायल हैं। पूरी गाड़ियों का काफिला जिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग में लगभग 50 राउंड फायरिंग करने का आंकड़ा बताया जा रहा है। कि अस्पताल के बाहर का क्या माहौल है? जिस तरीके से समर्थक लगातार जुट रहे थे अस्पताल के बाहर, अब वहां पर किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल के बाहर काफी जमवाड़ा लगा हुआ है। उनके समर्थक काफी तादाद में पहुंच रहे हैं, और काफी सैकड़ों की तादाद में समर्थक हैं। लगातार यही है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और इस मामले के खिलाफ कौन इस घटना में शामिल है, कौन नहीं है। और जहां तक हमने 1-2 लोगों से वार्ता भी की, तो उन लोगों को यही कहना है कि इसमें अनस का ही हाथ, उनके भतीजे अनस का ही हाथ बताया, घटनाक्रम अनस का बताया जा रहा है। और पुलिस ने भी टीम गठित कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चारों तरफ शासन प्रशासन अलर्ट है, चप्पे चप्पे पुलिस ने निगरानी बनाए हुए, और पूर्व हाजी यूनुस ब्लॉक के आवास के आसपास भी काफी पुलिस बल तैनात है। काफी लोगों का जमवाड़ा आवास पर भी लगा हुआ है, और अस्पताल में भी काफी जमवाड़ा लगा हुआ है। जी मुकेश, साथ में आखिरी सवाल एक आपसे ये लेना चाहूंगी कि हाजी यूनुस से बात हो पाई है? उनकी तरफ से कोई बयान अब तक सामने आया है? उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। उनके द्वारा एक वीडियो जब घटना के बाद ही वायरल की गई थी, उन्होंने उसमें यही बयान दिया था कि उनके भतीजे के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। वो साजिश, और काफी पुरानी रंजिश इनकी चली आ रही है। पहले उन्होंने अपने पिता का मर्डर किया था, उसके बाद अपनी माँ का, उसके बाद अब हाजी यूनुस का। जी मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैं दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि हाजी यूनुस पर और उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसमें हाजी यूनुस के हाथ में गोली लगी है, जबकि उनके कई समर्थक हैं जो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें उनके काफिले पर 50 राउंड फायरिंग की गई, और हाल ही में वो आईएलडी से मतलब जो है शामिल हुए हैं, और इस दौरान उन पर और उनके काफिले पर इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया और फायरिंग की गई दिन दहाड़े। इस दौरान आपको बता दें कि उनके समर्थकों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, और उन्हें हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया है। हालांकि अस्पताल के बाहर अभी भी आरएलडी समर्थक जुट चुके हैं और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक नाम सामने आया है हाजी यूनुस के खुद के भतीजे का, जो कि जेल में इस वक्त बंद है, लेकिन आरोप उसी पर लगाया जा रहा है कि उसने जेल से ही हत्याकांड को पूरा अंजाम दिया है और कोशिश की है हाजी यूनुस की सफाया करने की। फिलहाल आपको बता दें कि पूरी घटना में एक समर्थक की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2022 में होने वाले चुनाव के बारे में। दरअसल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और चुनाव जीतने के लिए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव से विकास और गरीबी का मुद्दा जैसे गायब सा हो गया है। क्या वजह है इसकी, और इस बार चुनाव किस मुद्दे पर रहने वाले हैं केंद्रित, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। कांग्रेस पार्टी का चुनावी नारा ये 1971 का है। इंदिरा गांधी की जीत में इस नारे के योगदान को सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने एक सुर में स्वीकार किया था। आंकड़ों की माने तो उस दौर में भारत में गरीबी दर 57% थी। आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इस नारे को अपने 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा बनाया था, लेकिन भारत से गरीबी हटाओ के नारे के 50 साल बाद 2021 तक गरीबी नहीं हटी। हाँ, ये जरूर है कि गरीब को नापने के पैमाने और तरीकों में समय समय पर बदलाव जरूर हुआ है। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बिहार, दूसरे स्थान पर झारखंड है। यानी भारत में गरीबी में उत्तर प्रदेश का मुकाबला बिहार और झारखंड जैसे राज्य से है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। बावजूद इसके गरीबी सूचकांक की चर्चा जाति, जिन्ना, हिंदू मुसलमान और तालिबान की तरह नहीं हो रही।
जो नारा 1971 में किसी पार्टी की जीत और हार तय कर पाया था, आज उस पर पार्टियां केवल ट्वीट किए जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए मोदी सरकार के किसानों को आय दोगुनी करने के वादे पर तंज कसा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश का ग्राफ साझा करते हुए मोदी सरकार के विकास के मॉडल पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो जाए, विपक्षी दल इतना भी कर नहीं पाए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों नेताओं ने ट्वीट करते समय एक बात पर शायद ध्यान नहीं दिया। इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015 और 2016 की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में नहीं, बल्कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल की गवाही दे रही है। रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में 37.78% आबादी गरीब है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में 64 जिले ऐसे हैं जहां का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक खाना बनाने के लिए ईंधन की बात हो या फिर सैनिटाइजेशन की सुविधा या फिर रहने के लिए घर, तीनों इंडिकेटर्स पर उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा खराब। उत्तर प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी को ये तीनों बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं। ये रिपोर्ट 3 मापदंडों पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर। इन तीनों क्षेत्रों में 12 इंडिकेटर्स को शामिल किया गया है। जैसे स्वास्थ्य में न्यूट्रिशन को, शिक्षा में स्कूल के अटेंडेंस को, उसी तरीके से जीवन स्तर के बारे में बात करते हुए खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन और पानी जैसी सुविधा को देखा परखा गया। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गरीबी सूचकांक में तीसरे नंबर पर। रिपोर्ट ये भी कहती है कि गरीबी के मामले कमोबेश हर जिले का एक जैसा ही हाल है। यहाँ पर आपको बताते चले कि आजकल जनता के बीच इंस्टेंट नूडल्स हिट हैं। चुनाव से ठीक पहले फ्रीबी यानी कि मुफ्त उपहार की घोषणा कर चुनाव जीतने का जमाना है, इसलिए जनता को लोन माफी, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, पेंशन जैसी योजनाएं भाने लगी हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, बाद में उत्तर भारत में इसका चलन अब बढ़ने लगा है। यही वजह है कि गरीबी को दूसरे तरीके से ये पार्टियां अप्रोच करती हैं। कोई महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने की बात करता है तो कोई गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन। दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी से जमाने से अब तक गरीबी मापने का पैमाना भी बदला है और परिभाषा भी बदली है। पहले लोगों की बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता था। आज कपड़ा मिल जा रहा है, रोटी की व्यवस्था कई सरकारी योजनाओं से पूरी हो रही है। केंद्र सरकार 8 लाख रुपए की सालाना आय वालों को भी आजकल आर्थिक रूप से पिछड़ा मान रही। EWS नाम की नई कैटेगरी बना दी गई है। इसलिए राजनीतिक दल अगर ये कहें कि हम आपको कपड़ा दे देंगे तो जनता की वो जरूरत रह ही नहीं गई। अब जनता को भी कैश ही हाथ में अच्छा लगता है। ये बड़ी वजह है कि गरीबी सूचकांक चुनावी मुद्दा रह ही नहीं गया। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।